हेलो जीनियस, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर। सो सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज में। सेकेंड चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आपको एग्जाम के टाइम पे काफी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस। तो जनरली वी आर टेस्टिंग द एसिड और बेस। द एसिड का जो टेस्ट होगा, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड, तो कैसा होगा, सॉ टेस्ट होगा। तो देखो बेस का बी पर से याद रखना, हमें टेस्ट क्या होगा, बीटर होगा। जब भी कोई एसिड को आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हो, मिक्स करते हो, तो उसमें थ्रू हमें कौन से आयन मिलते हैं, इट प्रोड्यूस H प्लस आयन। और बेस में से हमें कौन सा आयन मिलेंगे, OH माइनस आयन, मोस्ट ऑफ द केस के अंदर। नेचर इनका क्या होता है, एसिड का कोरोसिव नेचर होता है। बेस अगर आप टच करोगे ना तो सोपी लाइक उसका टेक्सचर मिलेगा, मीन सोपी नेचर होता है, स्लिपरी। लिटमस टेस्ट सब आप करोगे तो याद रखना है, लिटमस टेस्ट में याद रखना है इनका जो कलर चेंज होता है वो क्या होता है, ब्लू टू रेड, और ये हो जाता है रेड टू ब्लू। अब क्वेश्चन आएगा कि चल बाई चांस एग्जाम में और कंफ्यूजन होता ही है, रेड टू ब्लू कर लेते हैं, किसी में ब्लू टू रेड कर लेते हैं। देखो उसके लिए भी हमारे पास टेक्निक है, सुपर टेक्निक है। तो देखो ब्लू टू क्या आ रहा है, रेड हो रहा है। रेड का लास्ट का लेटर क्या हो गया, डी हो गया। वैसे एसिड का लास्ट का लेटर क्या हो गया, डी हो गया। सेकेंड, रेड टू ये क्या हो रहा है, बेस में ब्लू हो रहा है। अब रिजल्ट ब्लू आ रहा है तो इसका लास्ट का लेटर क्या है, ई है। वैसे बेस का लास्ट का लेटर क्या हो गया, ई हो गया, इजी। नेक्स्ट, पीएच वैल्यू जो होती है ना एसिड की, बिलो 7 होती है एंड पीएच ऑफ बेस इज मोर देन द 7। एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, डिफरेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखना है। हमने ट्राई किया इसको डिफरेंस में मैक्सिमम थियरी को कवर करना। नेक्स्ट, अगर इनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग के दो पार्ट्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब स्ट्रॉन्ग यानी क्या हो गया, वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, समझना। कोई भी एसिड और बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा मींस दे कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड व्हाट आर द वीक्स, मींस दे आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड, इनका जो पीएच वैल्यू होता है ना वेरी लो होता है इन केस ऑफ, अगर हम बात करेंगे तो एसिड। और जिसकी पीएच एकदम हाई लेवल पे चली जाए तो उनका जो पीएच होगा वो कैसा होगा, हाई। जैसे 13-14 अगर पीएच आ रहा है मींस दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, 2 और 1 आ रहा है मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, और इनका जो बाद में जो बच रहा है तो वो क्या हो गया, वीक एसिड एंड बेस। कंडक्शन की बात करेंगे, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, वीक वाले की कैसे होगी, लो होगी। कोरोजन्स की बात करेंगे तो मोर कोरोसिव नेचर होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो या ये एसिड हो बेस, ये कैसा होता है, लेस। एग्जाम्पल हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हमें इसके एग्जाम्पल एनलिस्ट करने हो तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमें याद रखना है कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस के एटलीस्ट हमें दो एग्जाम्पल एटलीस्ट याद ही रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करेंगे वीक बेस, वीक एसिड की, तो हो गया वो एसिटिक एसिड जो प्रेजेंट होता है विनेगर में। देन वीक बेस की हम बात करेंगे तो MgOH ट्वाइस, NH4OH, Na2CO3 एंड NHCO3, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। क्लियर। अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है, चलो थियरी तो हमने देख लिया कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस। तो अभी अगर मुझे चेक करना कोई अननोन सॉल्यूशन है, उसकी एसिडिटी अगर हमें चेक करनी है या बेस है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। मींस द गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इंडिकेटर्स दिया हुआ है कौन सा, लिटमस टेस्ट। लिटमस का अभी मैंने आपको बता दिया क्या, कि अगर मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ये चेंज होगा ब्लू टू रेड, बेसिक सॉल्यूशन होगा मींस ये हो जाएगा रेड टू ब्लू।
बट अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो मीन्स यहाँ पे कोई भी चेंजेस होगा ही नहीं, बिकॉज दे आर न्यूट्रल इन नेचर। फेनोफ्थैलीन जैसे मैंने ऐड किया तो एसिड में होता है वो कलरलेस, कुछ भी कलर चेंज नहीं देगा, बट जैसे बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया हो जाएगा वो पिंक, और न्यूट्रल में भी कुछ भी उसका अफेक्ट होगा नहीं। नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज, एसिड वाले में मुझे देगा ये रेड कलर, बेस वाले में होगा ये येलो कलर, एंड न्यूट्रल में ये हो जाएगा ऑरेंज कलर। ध्यान रखना चेंजेस। टर्मेरिक जो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, एसिड में ना कोई चेंज नहीं होगा, जो टर्मेरिक का जो येलोइश कलर होगा वही उसका कलर रहेगा, बट बेस में उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर यानी कि रेड कलर, और यहाँ पे इसका अगेन क्या होगा, नो चेंज, येलो कलर ही होगा। चाइना रोज, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पे और एक ऐड कर सकते हैं रेड कैबेज, ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही कलर चेंज होता है। तो चाइना रोज एसिडिक कंडीशन में अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो कलर हो जाएगा डार्क पिंक या रेड कलर, बेसिक वाले में हो जाएगा वो ग्रीन कलर, एंड न्यूट्रल में होगा ये लाइट पिंक कलर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यानी क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, इंडिकेटर्स के मिक्सचर होते हैं, द गिव्स द डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना वो मुझे कलर और देगा, हाइड्रोजन आयन लेस होगा तो कलर चेंज और कुछ मिलेगा। मींस यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन में जैसे हमने एसिड ऐड किया तो हमें कलर चेंज क्या देगा, रेड, ऑरेंज, येलो। तो अगर हम पीएच स्केल की बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, जितना ज्यादा वो डार्क रेड कलर होता जाएगा उतना समझ लेना स्ट्रॉन्ग एसिड बता रहा है, जितना डार्क ब्लू कलर शो कर रहा है मीन्स वो क्या होगा, हमें बेस बता रहा है। इसलिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसका ब्लू कलर, और जो बीच में जो ग्रीन कलर आएगा पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर में, तो ग्रीन कलर मुझे क्या इंडिकेट करेगा कि वो गिवन सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल इन नेचर। पीएच पेपर सेम वही यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह ही होता है, वो सॉल्यूशन में होता है तो ये पेपर्स के फॉर्म में होता है, येलोइश कलर का पेपर होता है एक्सेट्रा। अब देखते हैं हमें कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो देखो टेबल के फॉर्म में दिया है कि जिसके से आपको वन शॉर्ट वो पेज के अंदर स्लाइड के अंदर ये मोस्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज में कवर हो जाए, जो मिसिंग होगा उसको हम यहाँ पे लिख के समझाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, तो रिएक्शन विथ मेटल। तो हमें ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है क्या, कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करे तो क्या मिलता है, सॉल्ट, और उसमें से क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। याद रखना है, जैसे कि मेटल मेरे पास क्या है, जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे रिएक्शन किया मुझे क्या मिल गया, जिंक क्लोराइड, और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्शन करता है तो एसिड ऑलवेज क्या देता है, H+ आयन, और कार्बोनेट के अंदर क्या होगा, CO3। तो जब भी ये दो आयंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, दो प्रोडक्ट कंपलसरी आपको मिलेंगे, CO2 प्लस H2O, और उनमें से लास्ट में क्या मिल जाएगा मुझे, सॉल्ट। देखते हैं रिएक्शन। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे CO3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे H है, तो जब भी ये कंबाइंड स्टेट में आते हैं, रिएक्शन का किस स्टेट में आते हैं, तो हमेशा याद रखना इसमें से दो प्रोडक्ट मुझे कंपलसरी मिलेगा, और लास्ट में क्या बच गया, जो सोडियम होगा क्लोरीन होगा उससे क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। थर्ड रिएक्शन कौन सी है, कोई भी एसिड को अगर मेटल बाय कार्बोनेट यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, तो देखो मेटल कार्बोनेट एंड इसमें भी CO3 आ गया, एसिड जिसमें H आ गया, तो दो प्रोडक्ट कंपलसरी मिले, H2O प्लस CO2, और लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। यानी कि NaCO3 को अगर HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो मुझे मिल जाएगा सॉल्ट, H2O प्लस CO2। क्लियर हो गया। देखो दोनों ऑलमोस्ट ना सेम है, बट चेंजेस यहाँ पे क्या है, आपके बैलेंस रिएक्शन का। यहाँ पे 2 NaCl प्रोड्यूस होगा तो मेटल कार्बोनेट में बाय कार्बोनेट में रिलीज होगा 1 NaCl। फोर्थ रिएक्शन है, एसिड को अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो याद रखना है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। एग्जांपल, एसिड है, उसको जैसे मैंने बेस के साथ रिएक्शन किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मेरे लिए हो गया एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मेरे लिए हो गया बेस। तो जैसे रिएक्शन होगी उनमें से मिलेगा HOH बन जाएगा H2O, बाकी जो बन गया Na और Cl दोनों कंबाइन होके बन गए NaCl। नेक्स्ट रिएक्शन, एसिड को जब हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड क्या हो गया मेरे लिए, वो H प्लस आयन देगा। मेटल ऑक्साइड जहां पे O प्रेजेंट होगा तो HO दोनों मिलके क्या बन जाएंगे H2O, और लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। यानी कि कॉपर ऑक्साइड को अगर हम HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो यहां पे मुझे मिल जाएगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। लास्ट, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। तो कोई भी अगर मीन्स एसिड को अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो यहाँ पे मुझे दो आयन्स मिलेंगे, H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, जैसे HCl का एग्जांपल दिया है। यानी कि जब भी कोई एसिड को या फिर बेस का भी ले सकते हो, जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस स्टेट के अंदर तो दे कंप्लीट डिसोशिएट एनायन एंड केटायन। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी हमने किसकी देख लिया, एसिड का। सेकेंड हमें किसकी देखनी है, तो याद रखना है बेस का। तो देखो बेस वाले में सबसे पहले क्या है, रिएक्शन विद एसिड, जो अभी हमने देखा कि कोई भी एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सबको पता ही है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो बेस प्लस एसिड रिएक्ट हो रहा है, कंपाउंड क्या मिला मुझे, सॉल्ट प्लस वाटर, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर आपको याद हो तो एसिड को हमने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया था और बेस को हमें किसके साथ रिएक्शन करना है, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या रीजन है समझना, कि जो मेटल ऑक्साइड होता है ना वो बेसिक इन नेचर होता है, तो जिसकी वजह से वो एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा। बट जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना वो होता है एसिडिक इन नेचर। इसी की वजह से यहाँ पे कौन रिएक्शन करेगा, बेस। ध्यान रखना मोस्ट टाइम पे ये रिएक्शन ही है। तो ये एग्जांपल दिया है, कोई भी बेस अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहेगा तो देखो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन सबको रिमेंबर, ये फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था कि स्लैक लाइम को अगर लाइम वाटर को हम CO2 पास करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट प्लस वाटर, और यही CO2 मेरे लिए क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट, यानी कोई भी बेस को अगर सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर दे तो मुझे मिल जाएगा न्यू सॉल्ट प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे मेरे पास ये यहाँ क्या है, बेस है, बराबर, ये बेस है NaOH, उसको सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहे कॉपर सल्फेट, तो मुझे मिल जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट, सेकेंड रिएक्शन दी है अमोनियम सॉल्ट के लिए। बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे याद रखना हमें क्या, तो मुझे मिलेगा सॉल्ट, और अमोनिया सॉल्ट में से मुझे क्या मिल जाएगा, अमोनिया गैस, और यहाँ पे रिलीज होगा H2O। यानी अमोनियम क्लोराइड को अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो मुझे मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड अमोनिया प्लस H2O। क्लियर। और इसमें भी देखो सेम वही, जब भी कोई बेस में इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो मुझे कौन सा आयन मिलेगा, एनायन प्लस केटायन, मींस तो कौन सा आयन जनरेट कर रहा है, OH माइनस आयन। अब एक रिएक्शन हमें मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी, कि कोई भी बेस को, ध्यान रखना ये वाली, कि कोई भी बेस को अगर हम मेटल को, मींस कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दिया हुआ है, रिएक्शन करते हैं तो मुझे मिल जाएगा सॉल्ट प्लस H2। एग्जांपल, बेस मैंने लिया NaOH, मेटल हमने लिया एल्यूमिनियम, तो यहां पे याद रखना जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो जो H होगा ना वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, H2 गैस। अब देखो बाकी कौन बचा, सोडियम, तो पहले सोडियम लिख दो, फिर कौन बन गया, सॉरी कौन बचा, एल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दो, बराबर। यहाँ पे देखो मैं दो रिएक्शन बता रहा हूं, इसको जरा जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखो
कि कोई भी बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बनेगा सॉल्ट प्लस H2। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास NaOH है, इसको अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, सेकेंड रिएक्शन मेरे पास NaOH है, उसको रिएक्शन कर रहा हूं मैं Zn के साथ। तो देखो मोस्ट टाइम पे ये दो रिएक्शन क्यों ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले हमें क्या लिखना है, सोडियम, सोडियम, ये मैंने लिखा यहाँ पे सोडियम। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो मेटल है वो लिख दो एल्यूमिनियम, यहाँ पे कौन सा मेटल है, जिंक। फिर जो बच गया ऑक्सीजन उसको यहाँ पे लिख दो, प्लस हाइड्रोजन से क्या मिल जाएगा H2 और यहाँ पे H2। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करना है। अब देखो Zn जो होता है ना, Zn क्या 2 दिख रहा है, तो Zn को छोड़ के यहाँ पे हमें क्या लगा देना है 2। ये हो गया Na2ZnO2, इसी को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो एल्यूमिनियम जो होता है, ये एल्यूमिनियम को छोड़ के हमें क्या करना है, सोडियम को छोड़ के लास्ट में क्या लगा देना है 2, NaLO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर हुआ। ये सोल्ट आपको याद रखना क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट मींस Na2ZnO2, सोडियम एल्यूमिनेट मींस NaLO2। क्लियर हुआ। याद रखना, इसको नोट डाउन करके रखो बच्चों क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बार बार ये रिएक्शन एग्जाम में आती है इसके लिए। नेक्स्ट आपको हमें याद रखना है कौन सा, अभी देखो ये हमने रिएक्शन देख लिया। अब इसमें से हमें दो गैस मिल रही थी कि जब भी एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्शन करते तो हाइड्रोजन गैस, एसिड को जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते तो CO2 गैस। तो H2 गैस के लिए आपको टेस्ट क्या करनी है, ध्यान रखना है कि अगर H2 गैस को जो रिलीज होगा, H2 गैस जो रिलीज हो रहा है और जैसे उसको मैस्ट्रिक के कांटेक्ट में लाते हो ना, वहां से क्या साउंड क्रिएट होती है, पॉप साउंड। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ देखो, सबसे पहले हमें टेस्ट ट्यूब क्लीन लेनी है, जिंक ग्रैन्युल्स उसमें ऐड करना है, उसमें एसिड मिक्स करना है। जैसे रिएक्शन होगी तो उसमें से सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा नीचे रहेगा। फिर जो हाइड्रोजन गैस होगा ना, वहां पे हमें क्या लेके आना है, कैंडल लेके आ सकते हो, मैस्टिक लेके आते हो। तो जैसे हाइड्रोजन इसके कांटेक्ट में आएगा तो मुझे कौन सा साउंड क्रिएट होगा, यहाँ पे पॉप साउंड। अब ये हुआ क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन जब रिएक्ट होता है ना तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाती है, जिससे वो साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड। तो याद रखना एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे ये वाली। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है हमारे, CO2 के लिए, कि कोई भी अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें जैसे मैंने CO2 पास करता, ये पता है ये सब रिएक्शन में फर्स्ट राउंड में देख लिया, पर यही रिएक्शन हम यूज भी करते हैं किसके लिए, CO2 गैस की टेस्टिंग के लिए। कैसे कि जब भी मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनेगा सॉल्ट प्लस H2O और उनमें से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर वही गैस को हमें क्या करना है, लाइम वाटर में पास करना है। तो जैसे लाइम वाटर में पास करोगे ना, मुझे क्या मिल जाएगा, व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हुआ, जिससे हमें इंडिकेशन हो जाएगा कि इसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है पता है, कि चलो नॉर्मल CO2 पास किया तो व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट मिला, बट अगर इसमें अगर मैंने एक्सेस CO2 पास कर लिया और CO2 पास कर लिया उसी रिएक्शन के अंदर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि जो व्हाइट कलर होगा ना वो क्या हो जाएगा, वहां पे डिसअपियर हो जाएगा, यानी वहां पे वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। याद रखना है, जैसे मैंने CO2 पास किया लाइम वाटर में तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना, इसमें मैंने और CO2 पास किया तो क्या बन जाएगा, वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि जितना भी मिल्क कलर था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया और प्रेसिपिटेट वहां पे क्या हो गया, सोल्यूबल हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, सॉरी, अब आते हैं कौन से, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये पीएच का देखो इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि जो भी तुम आप लोग सोप क्रीम अप्लाई करते हो ना, वो कहीं ना कहीं पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पीएच हमारे स्किन के लिए सुटेबल ना हो तो एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट
पीएच ऑफ वाटर बॉडीज, जिसमें एग्जांपल दिया हुआ है एसिड रेन। तो एसिड रेन होती कब है कि कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, इसमें कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है। तो वो हार्मफुल गैसेस जब रेन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वहां पे वो बन जाता है एसिड। अब जब रेन वाटर जब फॉल होता है तो वो क्या बन जाता है, एसिड रेन, बराबर। तो हमें पता है कि जनरली जो रिवर्स होता है, लेक होता है, उनका पीएच ना नॉर्मली अल्कलाइन नियर होता है, बराबर। बट जैसे एसिड रेन अगर आ जाएगा, पीएच कितनी होनी चाहिए, बिलो 5.6। जैसे वो पीएच उसके नीचे चला गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे वो सडनली वो क्या हो सकते हैं, किल हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल का पीएच भी होता है ना, नॉर्मल डिपेंड करेगा उसके टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है। तो अगर सॉइल का पीएच अगर हाईली एसिडिक हो गया तो सबको पता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, बेस। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन कौन से बेस ऐड करोगे, तो एटलीस्ट ये 3 नेम तो आपको याद होने चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। अगर सॉइल का पीएच चलो हाईली बेस हो गया, हाईली बेस, तो सबको पता है कि ये न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, एसिड। बट ये भी पता होना चाहिए कौन सा एसिड, क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सॉइल के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें याद रखना है ऑर्गेनिक मैटर हमें इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना। क्लियर। याद रखना है बच्चों, ये मोस्ट आईएमपी है। नेक्स्ट थर्ड है पीएच ऑफ स्टमक। सबको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो क्या होगा पता है, अगर वो एसिडिटी ज्यादा इंक्रीज हो गई, हमें पता है कि एसिड आल्सो हेल्प्स इन टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। जो भी फूड हमने इंटेक किया उसमें अगर कोई माइक्रोब्स होगा, वो माइक्रोब्स को भी किल करने के लिए एसिड का रोल होता है। बट अगर एक्सेस एसिड अगर हमारे स्टमक में होगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इनडाइजेशन, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटासिड मींस बेस लेंगे। तो कौन सा बेस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कि जो एक्स्ट्रा एसिड होगा ना वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हम बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है ना वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो हम भी वो क्या कर सकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। टूथ डिके, हमारा जो टूथ का जो एनिमल का जो लेयर होता है, एनिमल का जो लेयर होता है, व्हाइटिश कलर का जो एनिमल होता है, उसका जो लेयर होता है ना वो बना होता है किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से। और वही कैल्शियम फॉस्फेट का जो नेचर होता है कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। पर जैसे कोई फूड आप इंटेक कर रहे हो तो टीथ के कांटेक्ट में ऑब्वियसली फूड तो आने ही वाला है। तो फूड के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वहां पे शुगर का डिकम्पोज होके वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे वो एसिड बन जाता है ना, ये क्या करेगा, जो इनेमल का जो व्हाइटिश कलर का लेयर होगा ना उसको डिकेइंग करना स्टार्ट कर देगा, मींस कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। कब करेगा, व्हेन पीएच फॉल्स बिलो 5.5। एसिड रेन का कितना था, बिलो 5.6। तो टूथ डिकिंग में पीएच कितना हो जाएगा, बिलो 5.5, तब जाके टूथ डिकिंग स्टार्ट होगा। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टूथ पेस्ट, विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिड। नेक्स्ट, जब भी कोई एंट हमें बाइट करता है कोई भी, तो पता है तो हमारी स्किन रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग क्यों हो रही है, बिकॉज उन्हें क्या इंजेक्ट कर दिया, फॉर्मिक एसिड। और एसिडिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो उसको रिलीफ करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, माइल्ड बेस, कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो कौन कौन से यूज कर सकते हो, एक तो बेकिंग सोडा का पेस्ट बना लो, उसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर लो। या फिर एक मेडिकल शॉप में अवेलेबल होता है, मेडिकल में कैलामाइन। कैलामाइन एक ऐसा लिक्विड होता है कि बेसिक इन नेचर होता है, कि जिसके थ्रू अगर आपको रेडनेस ज्यादा आ रही तो कैलामाइन लोशन आप यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट,
अभी हमें देखा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, याद रखना है। अब इससे पहले ना हम कुछ एक स्मॉल सा टॉपिक आपसे एक डिस्कशन करते हैं, सॉल्ट एक्चुअली होते क्या है ये। वन मिनट बच्चों। चलो ये नहीं हो रहा है, चलो। अब देखो सॉल्ट जो होते हैं ना वो थ्री टाइप्स के होते हैं। वन इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। ध्यान देना, मोस्ट टाइम पे। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस। अगर कोई वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस स्ट्रॉन्ग वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो जो सॉल्ट मिलेगा वो मेरे लिए क्या हो गया? एसिडिक सॉल्ट। वैसे बेस में होगा कि व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वीक एसिड टू फॉर्म बेसिक सॉल्ट। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बेस की स्ट्रॉन्ग है। और न्यूट्रल में क्या होगा कि न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होगा? जब दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी। मींस व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस और व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस। जब दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी तब हमें क्या मिल जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर? अभी देखो हमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट देने हैं। सॉल्ट यानी क्या? फर्स्ट सॉल्ट कौन सा है? कॉस्टिक सोडा। क्या देना है? कॉस्टिक सोडा फर्स्ट सॉल्ट है। कॉस्टिक सोडा यानी क्या? जिसका हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? तो देखो, एक बड़ी सी वेसल लेनी है, वही कॉमन, उसमें हमें दो इलेक्ट्रोड्स रखने हैं, एनोड कैथोड। ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। और इसको हमें क्या करना है? सिंपल बैटरी से ज्वाइन करना है। अब यहां से ना एक सॉल्यूशन पास करना है। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। ब्राइन मीन्स क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में एक्वस स्टेट के अंदर जब रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करोगे, तो देखो इस रिएक्शन को लर्न भी कैसे करना है। NaCl जब डिकम्पोज होगा तो मुझे मिल जाएगा Na प्लस Cl माइनस। H2O जब डिकम्पोज होगा तो मिल जाएगा मुझे H प्लस OH माइनस। पर यहाँ पे देखो गैस को हमने मींस H2 के अंदर करंट पास किया, तो आपको याद होगा ना कि जब भी H2 के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते दो गैस बनती है, कौन कौन सी? H2O2। बट यहाँ पे क्या होता है? हमने सोल्ट ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे दो टाइप्स के आयन मिलेंगे, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, तो ये सोडियम रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो यहां से मुझे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? NaOH। अब देखो क्लोरीन जो होता है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको गैसियस फॉर्म में निकलना है तो कौन से इलेक्ट्रोड से निकलेगा कि जहां पे पॉजिटिव नेचर होगा। तो यहां से मुझे कौन सी गैस मिलेगी? क्लोरीन गैस। और हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव नेचर का होता है, तो कैथोड से मुझे कौन सी गैस मिल जाएगी? H2 गैस। क्लियर है? और देखो इसी रिएक्शन के थ्रू मुझे क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं अल्कलीज। अल्कलीज यानी क्या होता है कि जो वाटर सोल्यूबल जो बेस होते हैं ना उसको अल्कलीज बोलते हैं, जो जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड जैसे होते हैं। तो ये एक अल्कलीज बन रहा है। दूसरा, इसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है? क्लोरीन गैस। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या होता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या होता है देखो इसके अंदर कि ब्राइन के अंदर जैसे मैंने करंट पास किया तो मुझे मिल जाएगा NaOH Cl2 प्लस H2 गैस। और कॉस्टिक सोडा का यानी NaOH का यूजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट, इसका यूज होता है सोप डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, डिग्रीजिंग मेटल्स, मेटल के ऊपर जो ग्रीजिंग अप्लाई किया हुआ है उसको रिमूव करने में इसका हेल्प होता है। प्लस इसमें से ना Cl2 गैस भी बन रही है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज भी कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और एज अ क्लीनिंग पर्पज के लिए भी क्या होता है? इसका यूज होता है। और एक इसका यूज होता है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, जैसे रेयन वो सब होते हैं ना, वो फाइबर्स बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो NaOH का। तो और यूजेस क्या है कि जो दूसरे गैसेस भी तो बन रही है। तो जो Cl2 होता है ना, इसका यूज होता है CFC, PVC,
यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बड़े बड़े पाइप्स होते हैं उसको बनाने के लिए, और स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए भी क्या यूज होता है, क्लोरीन गैस, और हाइड्रोजन गैस का यूज होता है एज अ फ्यूल प्लस फर्टिलाइजर बनाने के लिए। जैसे कि मेरे पास नाइट्रोजन है, अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2NH3। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितने हो गए, 6। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, अमोनिया जो यूज होता है कहाँ पे, फर्टिलाइजर बनाने के लिए। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ड्राई स्लेक्लाइम, इसके अंदर जैसे मैंने क्लोरीन गैस पास करते ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और क्या रिलीज होगा उसमें से, वाटर। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए, कॉटन और लाइनिंग्स के लिए, डिसइंफेक्टेंट यानी कि कोई वाटर के अंदर अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट होगा उसको किल करने के लिए। और देखो ऑक्सी, देख यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप आ रहा है, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा पता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये ऑक्सी की वजह से इसका यूज कहां पे होता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, थर्ड कौन सा है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाते कैसे, कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, और उसके अंदर ना मुझे क्या करना है, पहले तो एक्वस सॉल्यूशन में उसको डिसोल्व कर दो, उसके अंदर 2 गैसेस पास करो, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे 2 गैस पास करेंगे तो मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो बेकिंग सोडा तो मिल गया, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लस क्या मिला हमें, अमोनियम क्लोराइड, जिसका यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो बेकिंग सोडा का यूज कहां पे करेंगे, तो इसका यूज होता है एज अ एंटासिड, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, या फिर इसका यूज होता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। अब क्वेश्चन आ रहा है कि तो बेकिंग पाउडर बना क्यों रहे, बिकॉज देखो बेकिंग सोडा जो होता है ना वो बीटर इन टेस्ट होता है। तो कोई भी केक अगर वो बना रहे उसमें अगर डायरेक्ट अगर हमने बेकिंग सोडा ऐड कर लिया तो उसका बीटर टेस्ट आएगा। इसकी वजह से बेकिंग सोडा को हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। एनसीईआरटी ने आपको एक एसिड का नाम मेजर किया है, टार्ट्रिक एसिड। तो उससे जो मुझे सॉल्ट मिलेगा ना, वो सॉल्ट मेरा होता है, जो सॉल्ट मिलता है वो होता है बेकिंग पाउडर, प्लस क्या रिलीज होगा, H2O प्लस CO2, जिसकी वजह से केक एकदम स्पॉन्ज बन जाता है, खाने लायक बन जाता है, एडिबल बन जाता है, टेस्टी बन जाता है इसकी वजह से। यानी कि बीटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा याद रखना है कि जो सोलवे प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा जो होता है ना उसको हमें कंटिन्यूस हीट करते जाना है। तो देखो यहां से जो हाइड्रोजन होगा ना वो रिलीज हो जाएगा H2 के फॉर्म में, कार्बोनेट से मुझे मिल जाएगा CO2, और यहां से H हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो 2, तो मुझे मिल जाएगा Na2CO3। इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। बट अभी भी रुको 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 रुको, अभी भी हमारा ये सॉल्ट कंप्लीट नहीं बना है, इसको और तो और रिएक्टिव का बनाना है हमें। तो क्या करना है, उस सोडियम कार्बोनेट के साथ हमें 10H2O ऐड करना है, तो मुझे मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, मीन्स ये H2O रिप्रेजेंट क्या करेगा, वो बन जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में, जिसकी वजह से वहां पे क्लीनिंग प्रॉपर्टी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसके देखो क्लीनिंग, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग करना, क्लीन करना, तो नाम पर से इसके यूजेस है, क्लीनिंग एजेंट के लिए, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर यानी क्या, जो वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हार्ड वाटर, जो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, ग्लास, सोप। और एक याद रखना है कि एक बोरेक्स करके केमिकल होता है, उस क्लीनिंग केमिकल्स को बनाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का। क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं CaSO4.12H2। कैसे बनाते हैं कि जो जिप्सम होता है, मेरे पास जो जिप्सम होता है उसको अगर मैं ये टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा 373 केल्विन, बराबर। तो इसको हमने डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, जैसे हीट करोगे ना तो ये 2H2O से बन जाएगा हाफ H2O, और इसी वजह से मुझे क्या मिल जाएगा,
प्रॉपर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबको यूजेस पता ही है कि फॉल्स सीलिंग के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, मार्किंग कास्ट, स्टैचूज एक्सेट्रा। प्लस कोई बॉन्ड फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर बॉन्ड को सपोर्ट देने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे पीओपी लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, कि जिसके थ्रू उसको क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके। क्लियर है। लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो कोई भी सॉल्ट के अंदर अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक पर्टिकुलर सॉल्ट में जो H2O प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो पहला सॉल्ट कौन सा दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट। तो ये ऑलवेज रिमेंबर इट कि कॉपर सल्फेट में कितने H2O होते हैं, 5 H2O। कितने होते हैं, 5 H2O। रिसेंटली अभी हमने देखा कि वॉशिंग सोडा में कितने H2O होते हैं, 10 H2O। जिप्सम में कितने H2O होते हैं, 2 H2O। और FeSO4 में कितने होते हैं, 7 H2O। तो देखो FeSO4 का काफी कंफ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए देखो और ट्रिक हमारे पास भी है, टेंशन मत लो। Fe जो होता है ना, F का उल्टा करो। F को उल्टा करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, तो मीन्स क्या हो गया, FeSO4 में कितने H2O प्रेजेंट होते हैं, तो 7 H2O। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि चलो सर आपने सॉल्ट के बारे में बता तो दिया, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो सॉल्ट के शेप प्लस कलर को मेंटेन करना, मेंटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज। वॉशिंग सोडा कब वर्क करेगा, जब उसके अंदर क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होगा, जब उसके अंदर H2O प्रेजेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा क्लीनिंग करने में हेल्प करेगा। विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द सॉल्ट लूज द क्रिस्टलाइन। देखो नाम से पता चल रहा है कि कोई भी सॉल्ट को अगर क्रिस्टलाइन बनाना हो तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। चलो आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प किया होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।